वेलकम सीएमए स्टूडेंट, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पेपर नंबर 15 फाइनल लेवल पर स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एंड द टॉपिक नेम इज वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग 1.4. This is our fourth class and I in fact uploaded three class on this paper. Hope that वो आपको समझ में आई होंगी और उसी को चलते हुए हम एक वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरी बात पे 2-3 मिनट ध्यान से सुने, ठीक है? आप मेरी बात को 2-3 मिनट में ध्यान से सुने, क्योंकि जो ये ऑर्डरिंग है लैंग्वेज का बुक में दिया हुआ है, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है? वो थोड़ा कुछ और लेवल से लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या होता है वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस। तो एक क्या होता था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद एक जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, इसमें नाम भी दिया हुआ है, आपकी बुक में नाम दिया हुआ है ये वाला जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, ठीक है? इनके एक इंजीनियर थे जिन्होंने, उनका नाम था लॉरेंस माइल्स, राइट? उनका नाम था लॉरेंस माइल। उन्होंने 1947 में एग्जैक्टली जो आपका ये लिखा हुआ है 1940, इन्होंने क्या किया था, एक अपनी कंपनी में जो उस टाइम पे ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम चल रहे थे रिड्यूसिंग वाले, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई बहुत ज्यादा वो फ्रूटफुल नहीं थे, ठीक है? वो चूंकि ये जो लॉरेंस माइल्स थे एक डिजाइन इंजीनियर थे और इन्होंने ये पाया कि भाई वो जो उस टाइम पे जो हमारी कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स चल रही थी बेसिकली, जो कि लेबर कोई बेसिकली एक फोकस करती थी लेबर टाइम रिड्यूस करने के लिए, उनका ये मानना था कि ये जो टेक्निक्स ट्रेडिशनल थी कॉस्ट रिडक्शन की, उनसे कोई ज्यादा वो नहीं मिल पा रहा था, कॉस्ट रिडक्शन नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने डिजाइन के टाइम पे वैल्यूज को, अपने डिजाइन के टाइम पे कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, या आप कहें कि उन्होंने तो बेसिकली वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट जनरेट की, एक कॉन्सेप्ट बनाई, जिसमें उन्होंने उसको वैल्यू एनालिसिस या वैल्यू इंजीनियरिंग कहा। तो होते तो ये टर्म थोड़े थोड़े अलग अलग है, वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, पर आप 2 मिनट के लिए ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक ही बात है। वो कहाँ फर्क है मैं उसको आपको समझा दूंगा। तो इन्होंने वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग को डिजाइन फेज में ही कहा कि भाई हम, क्योंकि जब प्रोडक्ट आपका बन रहा होता है, तो जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में बताई थी कि आपको प्रोडक्ट जैसे मान लो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है? यहाँ आपका आइडिया जनरेशन होता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट फिर डिजाइन जब हम करते हैं, जब प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट होती है ना, वो ऑलमोस्ट 80% फ्रीज हो जाती है। प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट जब उसका डिजाइन बना लेते हैं हम, तो वो फ्रीज हो जाती है। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट यहाँ पे 80% कॉस्ट जब इसकी फ्रीज हो गई, तो उसके बाद जब ये प्रोडक्ट प्रोडक्शन में लाते हैं तो उसकी कुछ फर्दर अपनी इनएफिशिएंसी और यहाँ से प्रोसेस में होती हैं, तो उनको हम रिड्यूस कर रहे थे पहले, ठीक है? पहले हम ट्रेडिशनली क्या कर रहे थे, जब यहाँ प्रोडक्शन हो रहा था, तो हम प्रोडक्शन में जब उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में। जो इन्होंने लॉरेंस ने क्या किया, जब हम ये फ्रीज कर रहे हैं, ये 80% ऑफ जो हम डिजाइन के टाइम में 80% ऑफ कॉस्ट को फ्रीज कर दे रहे हैं प्रोडक्ट की, कह रहे कि हम इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करें, यहाँ पे हम डिटेल एनालिसिस करें जिससे हम प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा सकें, उसकी फंक्शनैलिटी को इंप्रूव कर सकें या कॉस्ट को घटा सकें। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो हमें जो चीजें मिलेंगी, यहाँ पे जो हमें चीजें मिलेंगी वो बहुत सब्सटेंशियली होंगी कंपैरेटिवली यहाँ हमें मतलब जब वो प्रोडक्ट बन रहा है या वो प्रोसेस लाइन में है, उस टाइम पे हम जो कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे वो बहुत कम होगी, यहाँ पे हमें ज्यादा होगी। अच्छा, अब यहाँ केवल फंक्शन जो है वो कॉस्ट पे ही नहीं रहेगा, कॉस्ट केवल यही नहीं कि कोई फंक्शन कैसे इंप्रूव होता है, इसका मतलब ये नहीं कि खाली कॉस्ट इंप्रूव होती है। तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक वैल्यू को समझना पड़ेगा कि वैल्यू बेसिकली क्या होती है। तो वैल्यू को अगर हम समझें, वैल्यू बेसिकली किसी जो आपका प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है, मान लो क्वालिटी, या उसका जो एक तरह से आप कहो कि फंक्शन है, कोई भी प्रोडक्ट कोई काम करता है ना, उसको फंक्शन कहते हैं, और उसकी एक कॉस्ट होती है, ठीक है? तो वैल्यू कब बढ़ेगी, वैल्यू को हमें क्या करना है, वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है, बेसिकली वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो हम वैल्यू को कैसे इंक्रीज करते हैं, या तो हम इसको बढ़ा दें तो वैल्यू बढ़ जाएगी, या
अगर आपकी कॉस्ट को घटा दें तो भी वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब क्या है कि हमने अगर किसी प्रोडक्ट की या किसी असेंबली लाइन की या जो भी हम चीज, कोई भी सर्विस है, कुछ भी है, अगर हमने उसकी क्वालिटी या फंक्शनैलिटी में बढ़ा दी, तो उसकी इंप्रूव कर दिया इसको, तो वैल्यू बढ़ गई। या हमने कॉस्ट को कम कर दिया तो भी वैल्यू बढ़ गई। या हमने क्या किया कि जो इसकी फंक्शन है ये तो कांस्टेंट रहे और हमने कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया तो भी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है। या फिर ऐसा हुआ कि कॉस्ट कांस्टेंट रही लेकिन ये फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो गई तो भी वैल्यू बढ़ गई। तो क्या है फाइनली वैल्यू, क्या है वैल्यू, कब कब बढ़ सकती है वैल्यू? ऐसा नहीं कि कॉस्ट को रिड्यूस करने पे ही वैल्यू बढ़ेगी। कॉस्ट को रिड्यूस करने पे ऐसा नहीं है खाली वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू आपकी आपके फंक्शन को इंप्रूव करने पे बढ़ेगी, उसकी रिलायब किसी जो प्रोडक्ट है आपका या जो भी चीज है उसके अगर कोई फंक्शनैलिटी बढ़ा देते हैं, उसकी मेंटेनेबिलिटी बढ़ा देते हैं, या उसका कोई कस्टमर को ज्यादा लाभ होता है डिस्पाइट आपने कॉस्ट रिड्यूस नहीं की, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये आपको बहुत फाइनली समझना होता है होगा कि खाली कॉस्ट को घटाने से ही वैल्यू नहीं बढ़ती, वैल्यू कॉस्ट को कांस्टेंट रखते हुए भी बढ़ सकती है। अच्छा, अब मैं आपको दो टर्म और बताना चाहता हूँ कि वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस। देखिए, वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस दोनों ही वैल्यू को इंप्रूव करने के दो चीजें हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग भी वैल्यू को इंप्रूव करती है और वैल्यू एनालिसिस भी वैल्यू को इंप्रूव करती है। वैल्यू इंजीनियरिंग जो अप्लाई की जाती है वो किसी एक नए प्रोडक्ट के डिजाइन फेज में वैल्यू इंजीनियरिंग को लगा के उसके फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करते हैं या कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वैल्यू बढ़ती है। फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हैं या कॉस्ट को कम करते हैं, तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। और वैल्यू एनालिसिस जो होता है वो आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसमें हम क्या करते हैं, उसका डिटेल एनालिसिस करके उसकी जो फंक्शन को इंप्रूव करते हैं या कॉस्ट को घटाते हैं, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये दोनों ही एक चीज है, इनकी टाइमिंग का फर्क है कि ये डिजाइन फेज में हम करते हैं और ये किसी एग्जिस्टिंग फेज में हम करते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें कैसे होता है रियल में, जो ये वैल्यू इंजीनियरिंग या वो जो वैल्यू एनालिसिस होता है, इसमें क्रॉस फंक्शनल जो एक्सपर्ट होते हैं वो बैठाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कॉस्ट अकाउंटेंट जाएगा सीधे एकदम कॉस्टिंग कम कर देगा, वैल्यू कम बढ़ा देगा, इस तरह से नहीं होता। उसमें क्या होता है, डिफरेंट डोमेन्स के लोग लिए जाते हैं, वो इंजीनियरिंग से भी होते हैं, अकाउंटेंट्स भी होते हैं, कॉस्ट कंट्रोलर भी होते हैं, परचेज से भी होते हैं, स्टोर से भी होते हैं, प्रोसेस के भी लोग होते हैं, कंसल्टेंट्स भी होते हैं। तो दे लुक द थिंग्स इन वेरी डिटेल मैनर एंड ट्राई टू improve the function or reduce the cost and thereby improving the value। तो अब आप सोचेंगे कि भाई जब ये वैल्यू इंजीनियरिंग का और वैल्यू एनालिसिस जो है, इसमें किसमें कॉस्ट से ज्यादा होती होगी? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जब वैल्यू इंजीनियरिंग होती है वो डिजाइन फेज में होती है और डिजाइन फेज में 80% कॉस्ट फ्रीज हो चुकी होती है। मतलब आपने एक बार डिजाइन फ्रीज कर दिया ना, तो 80% कॉस्ट वहीं पे फ्रीज होगी आपकी। फिर आपके पास बहुत कम चांस है, इसमें आपको इंप्रूव करने के लिए केवल 20% चांस बचते हैं, 20% केवल चांस बचते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है डिजाइन फेस में। जो डिजाइनर होते हैं उन सब के साथ वहाँ क्रॉस फंक्शनल टीम बना के उसका डिटेल एनालिसिस करके और यहाँ पे आपकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जब हम वैल्यू को इंप्रूव करना चाहते हैं या कॉस्ट को हम जो है इसका वो करना चाहते हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे भी वही इसी तरह से फंक्शनल टीम बनाई जाती है, राइट। यहाँ पे भी वो फंक्शनल टीम बनाई जाती है, लेकिन वो एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही स्टडी करती हैं और उसमें फिर उसकी वैल्यू को यानी कि फंक्शन को इंप्रूव करना चाहती हैं या कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती हैं और उससे आपकी क्या करना चाहती हैं, वैल्यू को बढ़ाना चाहती हैं। तो आई होप मैंने आपको दो तीन चीज बताई जिससे वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या फर्क होता है। अब आपका थोड़ा सा मैं लिटरेचर पढ़ना चाहता हूँ कि भाई वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस मैंने आपको बताया कि कैसे होता है, किस टाइम करते हैं, क्या फर्क होता है। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि जनरल इलेक्ट्रिक में वो इंजीनियर थे लॉरेंस माइल्स, उन्होंने ये किया था और उसमें आपको देखना होता है। तो वैल्यू इंजीनियरिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो वैल्यू इंजीनियरिंग, अब आप डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं, इन्होंने वैल्यू इंजीनियरिंग या वैल्यू एनालिसिस को एक ही जगह लिया है। तो इसमें क्या होता है, मैंने, अब आप खुद सोचिए कि क्या डेफिनेशन हो सकती है। आपको क्या करना है, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि आपको वैल्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है, फंक्शन को इंप्रूव करना है
कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो आप इसी से डेफिनेशन लिख दीजिए। ये क्या होता है, फंक्शनल अप्रोच होती है, और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें क्रॉस फंक्शनल टीम काम करती है। तो अब आपकी बताइए डेफिनेशन बनती है कि नहीं, कि वैल्यू इंजीनियरिंग इज ए फंक्शन ओरिएंटेड, मैंने कहा कि ये फंक्शन को स्टडी करती है। स्ट्रक्चर्ड, ये तो ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी, जो मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब जो मैंने आपको यहाँ बताया था ना, क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, इसको आप मल्टी डिसिप्लिनरी कह दीजिए। तो सॉल्विंग द प्रॉब्लम राइटली, आइडेंटिफाइंग द इम्प्रूवमेंट। तो स्टडी कैसे होती है, improve the value by sustaining the improving performance attribute, ठीक है, और reducing the cost। तो ये दो चीज है। अब आप मेरे हिसाब से आप डेफिनेशन अपने आप से बना सकते हैं, जो मैंने इतनी कहानी आपको सुना दी कि जो वैल्यू एनालिसिस है या वैल्यू इंजीनियरिंग है, ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। स्ट्रक्चर्ड मतलब ये एक वेल ड्रिवन अप्रोच है, जिसमें क्रॉस फंक्शनल टीम, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम फंक्शन को एनालिसिस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और प्रोडक्ट की या जो हम जिस चीज को सोच रहे हैं उसकी वैल्यू को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि वैल्यू एनालिसिस किस तरह से होता है। ठीक है, आपको फंक्शन को एनालिसिस करना है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं कि क्या डेफिनेशन के पॉइंट हैं। वैल्यू एनालिसिस में आपका सिस्टमेटिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है, जो कि आपकी इवैल्यूएशन करता है, राइट। द एनालिसिस कंसर्न ऑन द फंक्शन, ये फंक्शन ओरिएंटेड है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फंक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, ये क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट, that specification can be accessed to fit the level between the product and value to the customer। ठीक है, ये हमेशा क्या करता है कि वैल्यू को ही आपकी बढ़ाने की कोशिश करता है, राइट। अब इन्होंने देखो वैल्यू की वही बात बताई है कि वो एस्टीम वैल्यू और ये वैल्यू क्या होती है, जो मैं आपको आई थिंक बता चुका पहले ही। हाँ, तो इसको तो कोई मेरे हिसाब से कोई खास इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, और इन्होंने फिर यहाँ ये भी बताया कि आपकी 80% जो कॉस्ट है वो आपका जैसे ही वो डिजाइन फ्रीज होता है तभी आपकी हो जाती है, तो वो भी मैं आपको बता चुका। तो इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि डिजाइन फेज में ही हम ज्यादा कॉस्ट इंप्रूव कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ इन्होंने रूल दिए हैं, गवर्निंग रूल तरह के, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं इसको बता देता हूँ। गवर्निंग रूल में क्या कह रहा है कि वैल्यू आपका कब माना जाएगा इंप्रूव हुआ, कि अगर आपका कोई नो कॉस्ट कैन बी रिमूव इफ द कंप्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और इट्स रिलायबिलिटी। मतलब आपने अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर दिया, ठीक है, आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम नहीं कर सकते अगर उसकी कोई फंक्शनैलिटी, प्रोडक्ट की कोई फंक्शनैलिटी या उसकी कोई रिलायबिलिटी या उसकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज होता है। सपोज मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपने कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट को, जैसे वैल्यू क्या थी, वैल्यू आपने कहा था कि भाई उसकी क्वालिटी मान लो थी, क्वालिटी बट इसकी कॉस्ट, तो आपने क्या कॉस्ट कम कर दी लेकिन क्वालिटी भी कम हो गई, तो ये वैल्यू इंप्रूवमेंट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। वही बात वो कह रहे हैं कि इसको आपको कॉस्ट को कम नहीं कर सकते अगर उसकी क्वालिटी में अगर अगर उसकी क्वालिटी खराब हो रही है। तो दूसरा इन्होंने कह रहा है कि सेलेबिलिटी इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट इशू दैट कैन नॉट बी कंप्रोमाइज, कि उसमें उसकी मार्केट अट्रैक्टिव होना चाहिए और उसमें इस तरह के फीचर अगर आप डाल रहे हो कि दैट वो इट मेक द मोर अपील टू द कस्टमर, तो आप फिर उसको एक आप वैल्यू इंक्रीज मान सकते हैं। ठीक है, एनी एक्टिविटी दैट रिड्यूस द मेंटेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ओनरशिप टू द कस्टमर एंड कैन लोअर द वैल्यू ऑफ टू वैल्यू अटैच टू द प्रोडक्ट। ठीक है, जब आपकी कोई मेंटेनेबिलिटी उसकी अगर प्रोडक्ट की कम हो रही है, अगर कोई उसकी लाइफ कम हो रही है, कोई उसकी मेंटेनेबिलिटी में इशू आ रहा है, तो वो ओनर को एक ओनरशिप कॉस्ट बढ़ाएगा, तो इससे उसकी वैल्यू रिड्यूस हो सकती है। तो ये गवर्निंग प्रिंसिपल है कि आप कॉस्ट को कम करके क्वालिटी को कम नहीं कर सकते। सेलिंग की उसकी अगर आपने कोई इस तरह का डिजाइन, आपने मान लो एक कलर ही चेंज कर दिया और उससे क्या हुआ, कलर चेंज करने से उसकी सेलेबिलिटी पे फर्क आ गया। अब आपने मान लो पेंटिंग के पैसे तो बचा लिए लेकिन उससे सेल रिड्यूस हो गई, तो वो भी एक वैल्यू इंप्रूव नहीं हुई फिर एक तरह से। और दूसरा आपने कोई इस तरह का इंप्रूवमेंट कर दिया जिससे उसकी मेंटेनेबिलिटी में दिक्कत आने लगी, मतलब कस्टमर की वैल्यू उसकी प्रोडक्ट की कम हो गई है, तो वो भी आपकी वैल्यू इंक्रीज नहीं माना जाएगा। ये कहना चाहते हैं। वीए हम जब करते हैं वैल्यू एनालिसिस, मैंने बताया कि आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में करते हैं और वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं डिजाइन वाले प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इसके इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, और जब वैल्यू आप एक नए प्रोडक्ट के लिए करते हैं तो उसको कहते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग, राइट। अब वैल्यू इंजीनियरिंग या वैल्यू एनालिसिस की अब क्या फायदे होते हैं? वैल्यू
फॉर ए प्रोडक्ट फैमिली का मतलब क्या है कि आपने अगर कोई वैल्यू एनालिसिस करके किसी एक प्रोडक्ट में कहीं आपने उसको अप्लाई करके देखा कि हाँ इससे वैल्यू इंप्रूव हो रही है, तो सेम चीज से अगर आपकी सिमिलर प्रोडक्ट हैं तो सेम चीज को आप लगा सकते हैं, जिससे वो हॉरिजॉन्टल एक तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट हो जाएगा उस वैल्यू का किसी प्रोडक्ट फैमिली में। तो आपने अगर किसी एक प्रोडक्ट फैमिली का कोई एक प्रोडक्ट को एनालिसिस कर लिया है तो सेम, और उसमें आपको लगता है कि आपने वैल्यू इंप्रूव की है, तो सेम थिंग कैन यू अप्लाई इन ऑल द दिस प्रोडक्ट फैमिली प्रोडक्ट। दूसरा एक कॉम्पिटिटिव वीए। कॉम्पिटिटिव वीए क्या होता है कि वैल्यू एनालिसिस की कब जरूरत पड़ सकती है? वैल्यू एनालिसिस की जब जरूरत पड़ सकती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है आपके कंपटीटर आपसे सस्ता बेच रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे वैल्यू को उसकी अपने देखना पड़ेगा कि हम कैसे वैल्यू एनालिसिस को लगा के और अपने प्रोडक्ट को के दाम को कम करें, ठीक है। तो ये कंपटीशन ड्रिवन वैल्यू एनालिसिस को आप कह सकते हैं। सक्सेस क्या है भाई इसमें, कैसे वैल्यू एनालिसिस को आप अप्लाई करें? तो सही जाहिर सी बात है, आप मैनेजमेंट का अप्रूवल लें, पहले से मैनेजमेंट को समझाएं कि भाई किस तरह से हम कौन कौन सा वैल्यू लेना चाहेंगे। फिर एनालिस्ट द सीनियर मैनेजमेंट एज ए चैंपियन, जो उसके उसमें जो उसको डायरेक्टली देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। फिर आपको ऑपरेशनल लीडर उसमें से चुनने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये टीम बनाने की बात कर रहा है कि किस तरह से आप जब वैल्यू एनालिसिस यूज करेंगे या वैल्यू एनालिसिस को लगाएंगे अपने उसमें, तो आपको किस तरह से क्या क्या फैक्टर हैं जो टीम बनानी पड़ेगी, उसमें किस तरह के अप्रूवल आपको चाहिए। ये सम सॉर्ट ऑफ द दिस प्रैक्टिकल थिंग्स आर कमिंग इन दिस। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई क्या स्टेप रहते हैं। पहले आप जो है एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, फिर आप अपने प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो, ठीक है। फिर आप उसमें सारे जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है और जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसमें आप जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दो उसकी। उसके बाद आप मैन पावर को ट्रेन करो। तो ये सब ऑल दोस थिंग्स आर दैट कि कैसे वैल्यू एनालिसिस को आप अप्लाई करते हैं। अब आपकी वैल्यू इंजीनियरिंग आ गई। वैल्यू इंजीनियरिंग आई थिंक आई एक्सप्लेन ऑलरेडी। वैल्यू इंजीनियरिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक अप्रोच डायरेक्टेड एनालाइजिंग द फंक्शन ऑफ सिस्टम, ठीक है, इक्विपमेंट, फैसिलिटी, सर्विसेज एंड सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग देयर एसेंशियल फंक्शन एट द लोएस्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंसिस्टेंट विद द परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, क्वालिटी, सेफ्टी। तो ये जापानीज इंजीनियरिंग सोसाइटी ने इसकी एक डेफिनेशन दी है। तो ये डेफिनेशन आप चाहें तो इस वर्ड टू वर्ड याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये याद कर सकते हैं कि आपका क्या होना है कि वैल्यू को इंक्रीज करना है किसी सिस्टम, इक्विपमेंट, फैसिलिटी, सप्लाई की, जिससे उसकी पूरी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कम आ जाए और उसकी क्या हो, परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती रहे, रिलायबिलिटी में कोई इशू ना आए, क्वालिटी में कोई इशू ना आए, सेफ्टी में कोई इशू ना आए। तो वैल्यू इंजीनियरिंग इज समथिंग दैट अबाउट the improving the value of the product, system, facility, services, supply or whatever it may be, maintaining its essential function intact at the lowest life cycle cost with consistent performance, reliability, quality and safety। तो ये one definition is enough। आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो ये बहुत है अपने आप में। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन ये दी हुई हैं। अब इन्होंने एक ये प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्होंने एक ये केस स्टडी टाइप का दिया हुआ है। Others instruments located in Ambala is a medical instrument manufacturing company considered to apply value engineering to its focused adjustment knob in one of their model SL250 for slit lamp in microscope। ये कह रहे हैं कि एक वैल्यू इंजीनियरिंग वो लगाना चाहते हैं, उनका एक मॉडल है जिसमें एक कोई नोब लगती है जो कि SL250 फॉर स्लिट लैम्प, एक स्लिट लैम्प है माइक्रोस्कोप के लिए जो मेडिकल डिवाइस में यूज होता है। कह रहे हैं वो उसमें वैल्यू एनालिसिस लगाना चाहते हैं, वैल्यू इंजीनियर लगाना चाहते हैं नोब का, ठीक है, एक नोब जिससे वो नोब घुमा के उसकी लाइट को एडजस्ट करते होंगे माइक्रोस्कोप में। आप जानते होंगे माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम छोटी चीज को बड़ा देख सकते हैं। तो मेडिकल में आपने देखा होगा वो इस तरह से आंख लगा के देखते हैं उसमें और उसको एडजस्ट करते रहते हैं, तो लेंस आगे पीछे जाता है जिससे चीजें जो है छोटी बड़ी दिखती हैं, इनफैक्ट छोटी तो नहीं बड़ी दिखती हैं। तो उसमें उन्होंने ये एनालिसिस करना चाहते हैं। नोब है उसकी, कोई एडजस्टिंग नोब है जिससे कि स्लिट लैम्प का माइक्रोस्कोप में एडजस्टमेंट होता है।
This microscope has found application in the field of the eye inspection. Eye इससे टेस्ट की जाती है माइक्रोस्कोप से. The value engineering analysis may help the company in running its export business of medical microscope. ये कुछ बता रहे हैं. This firm is presenting different type of microscope which they export to the various country around the globe. कह रहा वो माइक्रोस्कोप जो है पूरे विश्व में सप्लाई करते हैं. All of the product manufactured here are conforming to the international standard. This is an ISO company. तो ये जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन दिया है इन्होंने कि वो मुद्दा क्या है कि वो वैल्यू इंजीनियरिंग को लगा के जो है एक उनका जो एक माइक्रोस्कोप में जो एक नोब होती है जो कि स्लिट लैम्प को एडजस्ट करती होगी, उनका एक मॉडल है SL25, उसमें वैल्यू इंजीनियरिंग के कुछ इन्होंने डाटा यहाँ पे दिए हुए हैं. उन्होंने क्या कहा कि टोटल सेविंग आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग इज गिवन बिलो. तो ये जस्ट एक स्टडी है, इसका कोई सवाल भी नहीं है. तो कॉस्ट बिफोर एनालिसिस 29 रुपए थी. उसके बाद इन्होंने एक नायलॉन का नॉब लगा दिया. पहले हो सकता है यहाँ पे कोई मेटल वेटल का नॉब लगाते होंगे. ये नॉब मतलब आप एक बटन टाइप का एक आप समझ लीजिए जैसे आप रेडियो का वो वॉल्यूम वाला बटन होता है ना, उसको आप समझ लीजिए. उससे वो घुमाने से क्या होता होगा, वो थोड़ा मैग्नीफाई होकर ज्यादा दिखता होगा, तो उससे माइक्रोस्कोप एडजस्ट होता है. तो उसके बाद इन्होंने पहले जब इनकी कॉस्ट थी 29 रुपए थी उस नॉब की, उसके बाद जब इन्होंने प्लास्टिक का नॉब लगा दिया तो ये 18 रुपए का हुआ. तो सेविंग पर प्रोडक्ट कितनी हो गई, 11 रुपए 59 पैसे. ये जस्ट इन दोनों का डिफरेंस है. इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा. और परसेंटेज सेविंग पर प्रोडक्ट, तो परसेंटेज सेविंग कैसे निकालेंगे आप. परसेंटेज सेविंग तो आपको ये निकल जाएगी ऐसे. ये आपका जो आ रहा है ना ये वाला, ये 38.64, ये कैसे आ रहा है, ये आपका आ रहा है आपका 29.99 माइनस 18.40 डिवाइडेड बाई 29.99, ये ऐसा आ जाएगा. ठीक है, मतलब डिफरेंस आपने सेविंग कितनी कर ली विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिनल कॉस्ट, राइट. या आप डायरेक्टली भी इसमें लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं. ये आपका आ जाएगा 11.59 डिवाइडेड बाई 29.99. तो ये आपकी इससे इसने वो बता दी. उसके बाद इन्होंने कहा कि एनुअल परसेंटेज सेविंग तो इतनी होगी, एनुअल डिमांड इतनी है. ठीक है, टोटल एनुअल सेविंग इतनी आ जाएगी. तो अब इस 8000 को आप इससे 11.59 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी. वैल्यू में जो इम्प्रूवमेंट हुआ वो 62.98% का इम्प्रूवमेंट हो गया वैल्यू के अंदर. व्हाट दीज आर स्टेप टू बी फॉलो फॉर डूइंग द वैल्यू इंजीनियरिंग. हाउ यू कैन कंक्लूड द डिसीजन ऑफ बेसिस ऑफ द वैल्यू इंजीनियरिंग. तो आपके कमेंट मांगे इनने कि भाई इन्होंने इस तरह का ये ऐसा कुछ किया है, तो उससे आपके कमेंट क्या है. The following are the steps to be used for carrying out the value engineering exercise by the other instrument for their model SL250 for slit lamp in microscope for focus the adjustment of knob. तो सबसे पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, फिर उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करो, फिर उसके फंक्शनल एनालिसिस करो. तो यहाँ प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया. आपका प्रोडक्ट क्या है, SL250 है. देखो यहाँ पे सिंपल आपका प्रोडक्ट क्या है, वो डाटा सी हो जाएगा आपका जो उसमें दिया है SL250 मॉडल जो आपका था. उसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करो कि जो नोब थी वो पहले मेटल की थी, उसके बाद आपने उसको प्लास्टिक की लगा दिया. इस तरह से उसका फंक्शनल एनालिसिस करो कि भाई नोब वो करती क्या है. नोब क्या करती है, नोब एडजस्टमेंट करती है जो है. लेकिन आप प्लास्टिक की लगा दो या लोहे की लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो काम वही करती है. क्रिएटिविटी फेज एंड प्रिपेयरिंग द वर्कशीट. तो जब आपने ये एनालिसिस कर दिया, फिर उसका आप उसकी डाटा रिकॉर्ड करो, फिर इवेलुएट करो, फिर कॉस्ट एनालिसिस करो और कॉस्ट के रिजल्ट को आप जो है उसको कंक्लूड करो और फिर ये इम्प्लीमेंट कर दो. तो ये जस्ट एक उन्होंने एक मॉडल बताया कि कैसे कैसे वैल्यू एनालिसिस करते हैं. तो फिर इन्होंने एक कंक्लूजन दिया है कि वैल्यू इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी इज पावरफुल टूल फॉर रिजॉल्विंग द सिस्टम फेलियर एंड रीडिजाइनिंग द इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस प्रोसेस प्रोडक्ट सर्विस इन ऑर्गेनाइजेशन. In case of the study discussed under the question, we have used the concept of value engineering to analyze the focus adjustment knob of 250 SL250 slit lamp microscope. With the critical evaluation of this study, we have able to increase the value of the product by substituting another material in place of the one we are currently using. The percentage value improvement to tune the 62.98% and the total annual saving is 92,720. तो जस्ट इन्होंने इस डाटा को एक रिपोर्ट के फॉर्म में यहाँ प्रोड्यूस कर दिया है.
तो एडवांटेज क्या है? कॉस्ट रिडक्शन है, इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्शन है, ठीक है, मैन पावर में रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन इन स्क्रैप हो जाता है। तो इससे अल्टीमेटली क्या होती है? सब्सटेंशियल मार्जिन आपके बढ़ जाते हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बड़ी स्कैटर टाइप की है, दिस इज नॉट द सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन विच दे आर प्रेजेंटेड इन द स्टडी मटेरियल, बट मोर और लेस आई थिंक आई एक्सप्लेन ऑल दो थिंग इन द डिटेल। अब आपकी अगर कोई ये सवाल लगाते हैं कि भाई वैल्यू इंजीनियरिंग क्या है, तो आप और वैल्यू एनालिसिस क्या है, इसका किसी से कंपेयर कीजिए, तो मेरे हिसाब से आप कर पाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि वैल्यू क्या होती है, वैल्यू कितने तरह की होती है, ठीक है, आपकी जो ये इसमें क्रॉस फंक्शन टीम लगती हैं इसमें वैल्यू इंजीनियरिंग करने में, इसमें आपके जो है डिजाइन फेज में होती है वैल्यू इंजीनियरिंग, और वैल्यू एनालिसिस होता है किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और 80% ऑफ कॉस्ट आपकी फ्रीज हो जाती है डिजाइन फेज में ही। तो आप छोटे मोटे अगर अगर शॉर्ट नोट आता है या आपका कंपैरिजन करने के आता है, तो आई थिंक यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट। विद दिस आई एम वाइंडिंग द क्लास।